नमस्कार बच्चों, आज हम जायसी की प्रेम व्यंजना पर चर्चा करेंगे। भारतीय साहित्य में लगभग 5वीं शताब्दी से जो काव्य धारा, काव्य परंपरा प्रचलन में रही, उस काव्य परंपरा में हम देखते हैं कि साहस और प्रेम का चित्रण हमें अद्भुत रूप में दिखाई देता है। प्रारंभ में इसका विकास गद्य काव्य शैली में हुआ और आगे चलकर ये प्राकृत अपभ्रंशों में गद्य के स्थान पर पद्य का प्रयोग इसमें होने लगा। इस काव्य परंपरा की आरंभिक जो रचनाएं हैं उसमें हम देखें तो कादंबरी है, बाणभट्ट की, दश कुमार चरित है दंडी की। तो इन कृतियों के आधार पर हम देखते हैं कि जो पाश्चात्य काव्य में रोमांस था उसी का प्रभाव है वो हमारे काव्य में प्रेम के रूप में, जो उसकी साहस के रूप में जो उसकी विशेषताएं थी, वो हमारे यहाँ प्रेम और साहस के रूप में, जो भारतीय प्रेमाख्यानों में भी जो उसका मिश्रण मिलता गया। संस्कृत में इस काव्य शैली को कथा काव्य कहा गया और इसी कथा काव्य शैली ने प्राकृत और अपभ्रंश में गद्य के स्थान पर पद्य का जो रचनाएं हैं वो लिखी। इन भाषाओं के जो जैन कवि थे उनकी एक विशेषता जो समन्वित रूप में एक जो दिखाई देती है उसमें है निज धर्म के सिद्धांतों का समन्वय। और फिर भी हम इसकी मूल प्रकृति पर अगर हम बात करते हैं तो जो प्राकृत अपभ्रंश की रचनाएं हैं जैसे तरंगवती, समरादित्य कथा, भुवन सुंदरी, मलय सुंदरी, संस्कृत के वासवदत्ता कादंबरी, दश कुमार चरित, इन सब में हमें ये रूप दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे ये काव्य परंपरा है वो हिंदी में विकसित हुई, जिसे सूफी प्रेमाख्यान या निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाने लगा। महाकवि जायसी भी इसी काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। हमारे विद्वानों का मत है कि जायसी तथा अन्य प्रेमाख्यान रचयिता कवियों ने अपने काव्य में अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद की व्यंजना की है और इस दृष्टि को पुष्ट करने के लिए इन कवियों ने सूफी मत के प्रचार के लिए काव्य की रचना की माना गया है। और दूसरा मत यह है कि इन काव्यों में आत्मा और परमात्मा के प्रेम का जो रूपक है वो बंधा हुआ दिखाई देता है, उसका यहाँ प्रयोग हुआ है। तीसरा मत वो रखते हैं कि स्थान स्थान पर आध्यात्मिक सिद्धांतों एवं साधना पद्धतियों का निरूपण इसमें किया गया है। इन कार्यों में नायिका जो परमात्मा का प्रतीक है, उसके व्यक्तिगत सौंदर्य, व्यक्तित्व का, उसके सौंदर्य का इतना व्यापक रूप में चित्रण किया गया है जिससे किसी अनंत सौंदर्य सत्ता के स्वरूप का आभास हमें देता है। और इसमें एक मत यह भी जोड़ा गया है कि प्रेम और विरह का इन कवियों ने ऐसा वर्णन किया है जिसमें आध्यात्मिकता का दर्शन होता है। तो इन सूफी कवि, ये प्रेमाख्यान जो कवि है, इन कवियों ने जो एक महत्वपूर्ण जो पिलर के रूप में, आधार स्तंभ के रूप में जायसी का नाम आता है, तो उनकी प्रेम व्यंजना का जो स्वरूप है वो अपने आप में इस पूरी काव्यधारा की नींव रहा है। जब हम जायसी की प्रेम व्यंजना की बात करते हैं और प्रेम व्यंजना के स्वरूप की बात करते हैं तो उसे हम, जैसे अपन ने बिंदुओं में इस बात को आचार्यों के जो आलोचक है उनके मतों को आधार पर हमने चीज़ स्पष्ट की कि सूफी मत के प्रचार के रूप में इन कवियों ने अपनी बात कही। तो जायसी की प्रेम व्यंजना में भी यही आता है कि सूफी मत के प्रचार की एक युक्ति थी ये। तो यद्यपि हमारे विद्वानों ने इन कवियों के काव्य रचना का उद्देश्य सूफी मत का प्रचार बताया, किंतु इसमें यह बात वो भूल गए हैं, इसको उन्होंने इस चीज़ पर प्रकाश नहीं डाला कि इस परंपरा में अधिकांश कवि ऐसे आते हैं जिनका सूफी मत से कोई संबंध नहीं था, जैसे ईश्वरदास, पुष्कर, सूरदास लखनवी, मेघराज, साहा, हेमरतन सिरी, नंददास, काशीराम, हरसेवक मिश्र। ये सभी कवि ऐसे हैं जिन्होंने प्रेमाख्यान लिखे जो कि हिंदू थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस
धारा के जो कवि हैं वो उनका उद्देश्य सिर्फ सूफ़ी मत का प्रचार ही रहा हो। और मुसलमान कवियों का उद्देश्य ये कहा जाए कि धर्म प्रचार था, तो हिंदी कवि इनका अनुकरण कैसे कर सकते थे, इसका विरोध होना चाहिए था। तो ये बात यहीं पर हो जाती है, समाप्त हो जाती है इसका बल कि ये रचना का जो उद्देश्य है वो ये नहीं, सिर्फ सूफ़ी मत का प्रचार नहीं रह सकता है। जायसी ने स्वयं लिखा है कि वो कहते हैं, मैंने ये सोचकर काव्य लिखा है कि संसार में मेरा कोई स्मारक चिन्ह रह जाए, जो लोग इस कहानी को पढ़ेंगे वे मुझे भी याद करेंगे। जो वो कहते हैं, औ मैं जानी कवित असकीना, औ मैं जानी कवित असकीना, मकू यह रहे जगत में चीना, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुहु बोल। तो यहाँ जायसी की विद्वता दिखाई देती है कि वो किस तरह से काव्य का उद्देश्य, काव्य रचना का उद्देश्य लेकर चलते हैं। अपने उपमान ने अपनी विद्वता दिखाने के लिए चित्रावली की रचना की थी। इन कवियों की जो दृष्टि थी उसकी बात करें तो कहते हैं, जाको बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे अनाय बनाई। तो इस प्रकार आलम नूर मोहम्मद ने भी अपनी काव्य रचना का उद्देश्य रसिक प्रेमी लोगों की तृप्ति करना बताया है। और रसिक भी कैसे, प्रेमी भी कैसे, उस परम की ओर झुके हुए प्रेमी, जिसमें लौकिक रूप में अलौकिकता का रास्ता दिखाया गया है। यूसुफ जुलेखा के रचयिता निसार ने काव्य रचना का उद्देश्य पुत्र के देहांत शोक को भुलाना माना, तो प्रेमियों के प्रेम को बढ़ाना माना और अपनी स्मृति चिन्ह छोड़ जाना स्वीकार किया। तो इस तरह से यह उचित नहीं है कि हम इन पे ये दृष्टि रखें कि ये धर्म प्रचार का माध्यम था। अब दूसरा बिंदु है कि रूपक में आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना। तो जो हमारे सूफी प्रेमाख्यान या निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं उसमें, और जो जायसी हैं हमारे, उनकी स्वरूप की प्रेम व्यंजना की बात जब करते हैं तो इनके प्रेमाख्यानों में आत्मा और परमात्मा के प्रेम का रूपक बंधा हुआ हमें दिखाई देता है। उदाहरण के लिए हम पद्मावत के रूपक पर अगर विचार करें तो पद्मावती के जो अंत में कवि जायसी कहते हैं कि मैं यही अर्थ पंडित न बूझा, कहा कि हम कछु और न सूझा, 14 भवन जो तर उपराही, ते सब मानुष के घट माही। इनके रूपक जो कला है उसमें रत्नसेन को मन का, पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक माना है। इस रूपक के माध्यम से आत्मा परमात्मा की जो बात की गई है और उस रूप में रहस्यवाद या अलौकिक प्रेम की व्यंजना इसमें की गई है। तीसरा रूपक है आध्यात्मिक सिद्धांत। तो जिस प्रकार हम कहते हैं कि इन कवियों ने अपने पदों में, अपनी रचनाओं में आध्यात्मिकता को लेकर, दर्शन को लेकर, धार्मिक सिद्धांतों का निरूपण किया है। इन कवियों ने हिंदू दर्शन और नाथपंथी योगियों की जो पद्धति है उसको भी दृष्टि में रखा है, और संत फ़कीर जो धर्म उपदेशक हैं उनकी बातों को भी इन्होंने दृष्टिगत रखा है। तो इन कवियों का व्यक्तित्व अपने रचनाओं में हमें दिखाई देता है। जहाँ नायिका का व्यक्तित्व का एवं संदर्भ की बात है तो सूफ़ी जो है वो रहस्यवाद से संबंधित अपनी बात है, वो नायिका के व्यक्तित्व और सौंदर्य के माध्यम से उस विराट सत्ता के रूप का आभास देते हैं, और उस आभास में वो जो नायिका की अतिशोक्तिपूर्ण सौंदर्य वर्णन में विराट सत्ता के जो रूप के दर्शन की बात करते हैं वो अपने आप में एक अद्भुतता दिखाई देती है।
इन्होंने प्रेम और विरह का व्यापक वर्णन किया है। तो एक स्वरूप में जब हम देखें कि इन प्रेमाख्यानों की परंपरा में प्रेम और विरह का जो अतिशोक्तिपूर्ण शैली में वर्णन किया है, और वो उस वर्णन में रहस्यवाद, सूफी रहस्यवाद की जो अभिव्यंजना है वो इसमें हमें दिखाई देती है। जायसी का पद्मावत की जब हम बात करें तो हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो पद्मावत मानी गई है, जिसमें नायक रत्न सेन है, जो कि हीराबंद तोते के मुँह से पद्मिनी के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर उसके प्रेम में विहल हो जाता है और अपने घर परिवार देश छोड़कर उसकी प्राप्ति के लिए निकल जाता है, और मार्ग में अनेक कठिनाइयों के पश्चात अपनी प्राप्ति में सफल होता है। विवाह के अनंतर भी पद्मिनी और रत्न सेन कई कष्टों का सामना करना पड़ता है, और अंत में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन से युद्ध करता हुआ रत्न सेन वीर गति को प्राप्त हो जाता है और रानी पद्मिनी सती हो जाती है। तो इस काव्य में श्रृंगार रस के सभी अवयवों एवं अनेक दशाओं का मार्मिक वर्णन हमें दिखाई देता है। इसमें नारी सौंदर्य का आलंबन रूप जो है वो हमें दिखाई देता है। जायसी ने परंपरागत जो नक्शिक वर्णन शैली है उसका प्रयोग किया है। उन्होंने नारी रूप के जो सामूहिक रूप प्रभाव के रूप में उसकी व्यंजना की है, जब वे कहते हैं कि भंवर केस वह मालती रानी, विसहर लुरही लेही अरधानी, बैनी छोरी झारू जौ बारा, सरग पतार होई अंधियारा। तो केशों के श्याम वर्णता का, वक्रता, सुगंधी, मनमोहकता का किस तरह उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने उसे भ्रमर, विषधर, अंधकार, मलयगिरी इन उपमानों से उसकी शोभा का वर्णन किया है, या कहें सूक्ष्म चित्रण के द्वारा सौंदर्य वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि प्रकृति का जहाँ उद्दीपन रूप में चित्रण किया है, तो श्रृंगारोद्दीपन के लिए भी जायसी ने ऋतु वर्णन और 12 मासा कथन की परंपरागत शैलियों का वर्णन किया है। उन्होंने ऋतु वर्णन और 12 मासा का जो अपनी सूक्ष्म बुद्धि का परिचय दिया उसके वर्णन में, जब वो अपनी अनुभूतियों का मार्मिक चित्रण करते हुए वर्षा ऋतु का चाहे वर्णन कर रहे हैं, शरद का कर रहे हैं, प्रत्येक अवस्था में वे बाह्य प्रकृति के साथ मानवता का संबंध स्थापित करते हुए जो मानवीय क्रियाकलाप में परिपूर्ण स्वाभाविक और प्रभावोत्पादक दृश्य का अंकन करते हुए चलते हैं। जब वे कहते हैं कि ऋतु पावस परसे पीऊ पावा, सावन भादो अधिक सुहावा, कोकिल बैन पात बग छूटी, गनी निसरी जेऊ वीर बहुटी। तो इस तरह हम देखते हैं कि कवि ने हर ऋतु का सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया है। प्रेमाश्रय का चित्रण पद्मावत में प्रणय भावना का जो आश्रय है वो प्रारंभ में केवल नायक का ही रहता है, जो अपने प्रयत्नों से नायिका के हृदय को जीत लेने में सफलता प्राप्त कर लेता है। और यद्यपि तोते के मुख से नक्शिक वर्णन सुनकर रत्न सेन का सौंदर्य अनुभूति से मूर्छित हो जाना हमें अतिशोक्तिपूर्ण लगता है, पर अनंतर जो प्रेम अनुभूतियों की व्यंजना बहुत मार्मिक रूप में की गई है। जो ही नायक की सौंदर्य अनुभूति प्रणय भावना में परिणित होती है, तो देखिए कितना सुंदर शब्दों में इसका वर्णन हुआ है कि फूल फूल फिरी पूछो, जो पहुँचो आही केत, तन निछावर के मिलो, जो मधुकर जीव देत। तो इस तरह प्रेम की उन उक्तियों हम देखते हैं, इन उक्तियों में किस तरह से निश्चय की दृढ़ता का बोध होता है, और जहाँ संचारी भाव के रूप में प्रेम व्यंजना है, तो वो हर श्रृंगार रस के क्षेत्र में रति निर्वेद जैसे जो दो विरोधी संचारी भावों की स्थिति एक साथ किस तरह संभव होती है, वो रत्नसेन के हृदय में प्रणय की गंभीरता के साथ ही किस तरह से प्रणय की गंभीरता भी है, वैराग्य की सृष्टि भी की गई है। ये अपने आप में अद्भुत रूप में वो संचारी भाव, निर्वेद संचारी भाव का इन्होंने वर्णन किया है। और स्थायी भाव का जो उत्कर्ष है
वो देखिए कितना जायसी ने पद्मावत की प्रेम व्यंजना में हुआ है स्थाई भाव का, कि पद्मावत में प्रेम भावना का जो प्रादुर्भाव के संबंध में हम देखते हैं कि किस तरह नायक नायिका के प्रेम का विकास एक साथ नहीं होता है। दोनों की प्रेमवर्ती एवं गति में जो भेद है, रत्नसेन प्रेम के आदर्श स्वरूप को उपस्थित करता है, जबकि पद्मावती ने यथार्थ और व्यवहारिक रूप का जो लोभ मात्र सिद्ध किया है। आदर्श प्रेम पर कोई निर्दिष्ट कारण नहीं होता, इसलिए हम देखते हैं कि कवि ने ऐसा दिखाया है कि आदर्श प्रेम आरंभ से अंत तक एक रस रहता है तथा उसमें साहस और त्याग का पूर्ण समन्वय होता है, और ये दोनों विशेषताएं हम रत्नसेन के प्रेम में पाते हैं। तो ये स्थाई भाव का उत्कर्ष रहा कि आदर्श प्रेम में साहस और त्याग दोनों जो विशेषताएं हैं वो हमें इसमें दिखाई दी। जहाँ पद्मावती के प्रणय भावना का जो क्रमिक विकास दिखाया है, वो हमने देखा कि परिस्थिति के अनुसार उसमें प्रेम है, कामुकता है, रसिकता है, और किस तरह से इस गति, ये प्रेम की जो प्रक्रिया है वो गति प्राप्त करते करते विशुद्ध और गंभीर स्वरूप को प्राप्त कर देती है। तो इसका मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टि से यह जो संगतता, अर्थ संगतता कहें या युक्ति संगतता कहें, वो जायसी ने सूक्ष्मता के साथ इसमें प्रस्तुत की है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस काव्य में प्रेम को आदर्श और यथार्थ दोनों गुणों से समन्वित करते हुए उसे पूर्ण उत्कर्ष तक पहुंचा दिया गया है। और जो भारत के अन्य काव्य परंपराओं में हम इसे अपवाद स्वरूप ले सकते हैं, किंतु यहाँ सूफी जो प्रेम मार्गी कवि हैं, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ईमानदारी के साथ और बिल्कुल बेबाकी के साथ कहें, साहस के साथ इस त्याग और साहस के जो प्रेमपूर्ण गंभीरता है उसको प्रस्तुत किया है। तो वस्तुतः प्रेम का ये आदर्श भारतीय साहित्य में मुख्यतः हमें इन प्रेमाख्यानों में व्यंजित दिखाई देता है, और इसीलिए जायसी जो है वो हिंदी के प्रेमाख्यायी शाखा के जो हैं वो सर्वोत्कृष्ट कवि सिद्ध होते हैं।